रूस के बाद पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं, जहां पर राजधानी वियना में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ है। वियना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी होटल रेट्स कार्लटन पहुंचे। होटल पहुंचकर पीएम ने भारतीय लोगों से मुलाकात की। होटल में पीएम मोदी के स्वागत में वंदे मातरम की धुन बजाई गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी स्टेट डिनर के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मिलने पहुंचे। डिनर के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दे पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डर बेले से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी आज ऑस्ट्रिया में कई अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी वियना में उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतीयों से भी संवाद करेंगे। 41 साल बाद कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर गया है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया गई थी। ऑस्ट्रिया में 1:30 बजे पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। 1:45 पर प्रतिनिधि मंडल के साथ मीटिंग, 3 बजे सीईओ के साथ बैठक, 4 बजे पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ लंच करेंगे। शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया स्टार्टअप ब्रिज को और भी रफ्तार मिलने की संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी को मॉस्को में रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एस्पोटल से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी को यह सम्मान हासिल हुआ है। रिपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ 2019 में पीएम मोदी के रूस दौरे पर मॉस्को ने ये सम्मान देने का ऐलान किया था। रूस में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिलना भारत और रूस के बीच गहरी दोस्ती का प्रतीक है। रूस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय और चौथे गैर रूसी व्यक्ति हैं। पीएम मोदी के अलावा ये सम्मान अजरबैजान के नेता हैदर अलीयेव, कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति सुल्तान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया गया है। रूस का सर्वोच्च सम्मान मिलने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। पुतिन के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं है। युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यूक्रेन जंग पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध रुकवाने की पूरी कोशिश की। ये कहा है पुतिन ने, यूक्रेन संकट का हल ढूंढने की कोशिश की गई भारत की तरफ से। Конечно, прежде всего мирным путем. Уважаемый господин премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите БРИКС. И в завершение своего вступительного слова хотел бы пожелать вам новых успехов в деле развития Индии, индийского государства. Мы с вами знакомы давно, я знаю, что вся ваша жизнь посвящена идее реализации идеи
укрепления индийского государства и улучшения жизни индийского народа. Позвольте пожелать вам успеха. और जम्मू के डोडा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। डोडा के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने कल दोपहर से आतंकियों को घेर रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा बलों को डोडा के गोलीगादी इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और बड़े लेवल पर अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। सेना की कार्रवाई के बाद आतंकी जंगल में छिप गए। सुरक्षा बलों ने दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सेना ड्रोन से भी आतंकियों की तलाश कर रही है। और इस बीच डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अंकित भट्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। डोडा के गोलीगढ़ी के घने जंगलों में इस वक्त सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दरअसल सुरक्षा बलों को स्पेसिफिक इनपुट आती है कि इस घने जंगलों में आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और उसी बीच में आतंकियों के साथ कांटेक्ट जो है वो सुरक्षा बल एस्टैब्लिश करते हैं। इस वक्त एक्सचेंज ऑफ फायर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि 3 आतंकी इस एनकाउंटर में ट्रैप हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। घटना के बाद कठुआ में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए यह तलाश अभियान सेना लगातार कर रही है। कठुआ में आतंकियों को उनकी मान से बाहर निकालने के लिए चल रहे विशेष अभियान में भारतीय सेना के साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल हो गई है। हमले के बाद मौके पर NIA की टीम भी पहुंची और घटनास्थल की बारीकी से जांच की। कठुआ में सर्च ऑपरेशन महानिदेशक RR स्वैन की निगरानी में हो रही है। कठुआ के जंगलों में हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस बीच हमले में शहीद 5 सैनिकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। और कठुआ में आतंकी हमले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को नसीहत दी है। रिपोर्ट देखिए। जो रोज कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, कैसे कहेंगे जब तक ये मार धाड़ बंद नहीं हो। आप तो आज कठुआ की बात करते हैं, उसकी बात क्यों नहीं करते जो रियासी में हुआ, जो गए थे वहां पे पूजा करने के लिए शिवखोरी में, उनका क्या उसूल था। ये मुल्क जो है ये हम सबका मुल्क। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। वोटिंग शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा उपचुनाव में पश्चिम बंगाल की 4 सीट, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2 सीट और बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब की 1-1 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार की पूर्णिया जिले के रुपौली सीट JDU विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। हिमाचल प्रदेश के देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। हिमाचल के CM सुक्खू की पत्नी देहरा विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। पंजाब के जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी। जालंधर सीट पर आप, कांग्रेस और अकाली दल के बीच मुकाबला है। और वही हाथरस भगदड़ की जांच कर रही SIT ने बाबा नारायण सरकार हरि को अपनी पहली रिपोर्ट में ही क्लीन चिट दे दी। हाथरस भगदड़ की जांच कर रही SIT की रिपोर्ट में बाबा नारायण सरकार हरि का जिक्र भी नहीं है। SIT की रिपोर्ट में हाथरस हादसे के लिए कार्यक्रम के आयोजक को मुख्य जिम्मेदार बताया गया है। स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही भी तय की गई है। 2 सदस्य जांच समिति ने जांच रिपोर्ट सौंपी और कहा कि साजिश से इनकार नहीं है। ऐसे में गहन जांच की जरूरत है। 400 पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि हाथरस हादसा आयोजकों की लापरवाही से हुआ। SIT की रिपोर्ट के आधार पर SDM, CO समेत 6 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। और यूपी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का एक वीडियो बेहद चर्चा में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाही ने कहा कि दाल
100 रुपयों किलो से ज्यादा कहीं पर नहीं है, जिसके बाद लोगों ने उनके इस बात का विरोध भी किया। आप दे रहे हैं 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। कृषि मंत्री के इसी बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सूर्य प्रताप शाही पर हमला बोला है। इस पे कोई आश्चर्य भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, कृषि मंत्री वो दाल और आटे दाल चावल के भाव बता के हंसेंगे। ये जो उनकी हंसी थी, ये महंगाई की हंसी थी, ये गरीब के और गरीबों का मजाक था। योगी सरकार के सारे मंत्री जले पर नमक छिड़कते। हालात उत्तर प्रदेश के क्या है कि ना तो महंगाई सरकार पर चर्चा करती है और सूर्य प्रताप शाही की आंखों में मोतियाबिंद हो गया, उन्हें गरीबी दिखाई नहीं देती। और मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी मामले में पुलिस ने अब अपनी कार्रवाई को शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो आरोपी के खिलाफ न केवल मुकदमा दर्ज करे बल्कि सख्त कार्रवाई भी करे। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। स्पेशल सेल की IFSO यूनिट मामले की जांच कर रही है। दरअसल पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और मां को मरणोपरांत कीर्ति चक्र सौंपा। अंशुमन सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर अपने साथियों को मौत के मुंह से बचाते वक्त शहीद हो गए। और वहीं मुंबई के भाईंदर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पिता और पुत्र दोनों ने एक साथ ट्रेन के आगे लेटकर आत्महत्या कर ली। पिता पुत्र की आत्महत्या की तस्वीर स्टेशन पर लगी CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सामने से ट्रेन आ रही है। ट्रेन के पास पहुंचते ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ट्रेन के सामने लेट जाते हैं। ट्रेन की पटरी पर दोनों अपना सिर रख देते हैं। लोकल ट्रेन तेजी से उनके ऊपर गुजर जाती है। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर जाँच में जुट गई है। सुसाइड करने वालों की पहचान हरीश मेहता और जय मेहता के तौर पर हुई है। पुलिस को उनके पास सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है कि हमारी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। मुंबई पुलिस ने वर्ली हिट एंड रन केस मामले में फरार आरोपी मिहिर शाह को कल गिरफ्तार कर लिया। मिहिर शाह को पकड़ने में पुलिस को 3 दिन लग गए। रिपोर्ट देखिए। करीब 72 घंटे की फरारी के बाद वर्ली हिट एंड रन केस का आरोपी मिहिर शाह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद आरोपी मिहिर शाह ने अपनी मां और बहनों से मिला और फिर अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। मुंबई पुलिस ने मिहिर के दोस्त का फोन नंबर भी सर्विलांस में डाल रखा था और यहीं से पुलिस को मिहिर का सुराग मिला। मैं लेफ्ट साइड में गिरा, वो चक्के के नीचे आई, चक्के के नीचे फंस गई और उसने बेरहमी से चक्का ऐसा गोल से घुमाया कि उसमें से धुआं आ गया, उसको घसीट के लेके गया वो। और साथ ही वर्ली हिट एंड रन मामले में मुंबई पुलिस ने जुहू में एक बार फिर बताया जा रहा है कि एक के खिलाफ कार्रवाई की है और आबकारी विभाग ने वाइस ग्लोबल तापस बार को सील कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ली हिट एंड रन आरोपी मिहिर शाह घटना वाले दिन इसी बार में आया था। बार में से देखिए राजीव सिंह की रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक उसने शराब का सेवन किया, नशे का सेवन किया और उसके बाद में जो है यहाँ से अपने 4 दोस्तों के साथ में निकला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जिस गाड़ी के साथ में आया था वो मर्सिडीज कार थी, लेकिन जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो BMW था, जिसके अंडर में, जिनके इलाके में ये बार आता है, वो भी लगातार इस पूरे मामले में यहाँ पर जाँच पड़ताल कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानने की कोशिश है किसी तरह का कोई अवैध निर्माण किया गया है, कोई इरेगुलरिटीज है इस बार को लेकर, उसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में मिहिर के गिरफ्तार होने के बाद कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने आरोपी पर मर्डर का केस चलाने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने भी उम्मीद जताई है कि मृतक परिवार को कोर्ट से अब न्याय मिलेगा। 103 और 302 का गुना लागू किया जाए और हमने और मांग की है कि इसका सीसीटीवी फुटेज, जिसका अधिकार प्रदीप नागवा जी का है, उनको सीसीटीवी फुटेज जल्द से जल्द मिलने का काम हो। और इस केस में जैसा हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो पूरा लापरवाही हुई है, इसमें कोई राष्ट्रीय हस्तक्षेप तो नहीं था, इसकी भी पूरी तरह से जांच हो। Human life is not just to be lost at the behest of some rich spoiled brat. I hope we've learned from Pune and Mumbai, because this is the takeaway in the days to come.
There has to be fear of law, there will be justice, and there will be natural justice with no political insulation. इधर जोशीमठ के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से भयावह तस्वीर सामने आई है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। रिपोर्ट देखिए। लैंडस्लाइड की ये घटना जोशीमठ से करीब 1 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ हाईवे पर हुई, जहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर बद्रीनाथ हाईवे पर गिर गया। पहाड़ के दरकने के बाद चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाकर पीछे भाग गए। पहाड़ से मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर भी गिरे। सड़क पत्थरों से भर गई। वहीं काफी मलबा खाई में भी गिरा। इससे पहले कल भी जोशीमठ में पहाड़ टूटकर गिर गया था। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। 4 धाम यात्रा पर कई लोग फंस गए। हालांकि प्रशासन ने कुछ देर में हाईवे से मलबा हटाया, फिर से आवाजाही शुरू हो पाई। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मूसलाधार बारिश के बाद शहर पूरा तालाब में तब्दील हो गया। बाढ़ बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। पीलीभीत में बारिश के बाद की ये तस्वीर है, जहां हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। घरों में सैलाब घुस गया। स्कूलों में कई फीट तक पानी भर गया। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। भारी बारिश की वजह से शारदा नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। शारदा नदी के किनारे बसे गाँव जलमग्न हो गए हैं। 300 से अधिक लोग बाढ़ में फंस गए। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे 300 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ओडिशा के पुरी की प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। मंगलवार को पुरी की जगन्नाथ यात्रा से एक बार फिर बुरी खबर सामने आई। पहंडी के दौरान भगवान बलभद्र अपने रथ से गिर गए, जिससे रथ पर सवार 8 सेवक घायल हो गए। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भगवान ने जिस तरह नीचे उतर गए, कुछ जवान नीचे आ गए जो इनके इंजर्ड हो गया था। तो ये इंजर्ड जब जितनी जल्दी हुआ उतनी जल्दी प्रशासन ने उनको ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस के समेत मेडिकल में भेजा है। बलभद्र जी के रथ में छोटा सा इंसिडेंट हुआ है, जिसमें कि लगभग 8 लोग इंजर्ड हुए। तो सारे जो भी इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर गया है और हमें खबर मिली है कि वो लोग अभी ठीक है और स्टेबल है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार कक्ष के द्वार 40 साल बाद अब खुल सकते हैं। मंदिर में मौजूद आंतरिक कक्ष में मौजूद सामानों की लिस्ट बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति तैयार की गई थी। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी गायब होने का मुद्दा उठाया था। अब ओडिशा की बीजेपी सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का ऑडिट कराने का फैसला लिया है। ओडिशा सरकार ने आंतरिक कक्ष में मौजूदा सामानों की लिस्ट बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। 14 जुलाई को जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोलने की सिफारिश की। मंदिर के रत्न भंडार को आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के आभूषण 12वीं शताब्दी के रत्न भंडार में रखे हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार आज अपना बजट पेश करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर प्री बजट मीटिंग भी हुई है। मीटिंग में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई एक्सपर्ट शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पेश होने वाले बजट को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए मंथन किया गया है। बजट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि भजनलाल सरकार प्रदेश के लोगों को कई बड़ी सौगातें दे सकती है। सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की घोषणा भी कर सकती है। और लखनऊ के रहने वाले एसी शुक्ला ने आम की अलग अलग वैरायटी अपने फार्म में तैयार की है। करीब 352 किस्म के आम उनके बाग में मौजूद है। इसमें कई विदेशी आम की भी वैरायटी है। नई तकनीक से आम की पैदावार भी अच्छी हुई है। इस आम की खासियत यह है कि डायबिटिक लोग भी इसे खा सकते हैं। इससे किसानों को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे करीब 352 वैरायटी मैंने लगाई हैं और इनमें से देश और विदेश, संसार के हर देश का आम मेरे पास यहाँ उपलब्ध है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 12 महीने आम होगा। एक तरफ फूल आ रहे हैं, एक तरफ अमिया आ रही हैं, एक तरफ फल आ रहे हैं, पक रहे हैं, तो पूरा सिलसिला लगातार चलता है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे काफ़ी अलग तरीके के, अलग किस्म के आम है, तो आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि कौन सा आम क्या है?
ये असल में हाई डेंसिटी फार्मिंग है तरीका जो हम किसानों को बताते हैं, इससे उनको मल्टीपल लाभ होता है। और गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने इसका ऐलान किया है। भारतीय टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर को नई जिम्मेदारी मिल गई है। गंभीर अब भारतीय टीम के हेड कोच बन गए हैं। 42 साल के गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह ली है। दरअसल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया था। गंभीर का कार्यकाल जुलाई 2027 तक रहेगा। बात गंभीर की करें तो टीम इंडिया के साथ इनका करियर शानदार रहा है। गंभीर 2007 T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे। फाइनल में शानदार पारी खेलकर टीम को चैंपियन बनाया था। 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी गंभीर हिस्सा रहे हैं। 2011 के फाइनल में भी गंभीर ने यादगार पारी खेली थी। और भारत जिम्बाब्वे टीम के बीच T20 सीरीज का आज तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें एक-एक मैच की बराबरी पर मौजूद है। टीम इंडिया तीसरे मैच के लिए मैदान पर उतरेगी तो प्लेइंग 11 पर सबसे ज्यादा निगाहें रहने वाली हैं। वर्ल्ड चैंपियन संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे की वापसी से प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में अभिषेक शर्मा को ड्रॉप भी किया जा सकता है। हालांकि अभिषेक के दम पर टीम इंडिया ने सीरीज के दूसरे मैच में एक बड़ी जीत हासिल की थी। पहले मैच में जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया को 13 रनों से हराया था। दूसरे T20 में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 100 रन से हराकर हिसाब बराबर किया था। आज का मुकाबला भी हरारे में खेला जाएगा। मैच 4:30 बजे शुरू होगा।